चलिए भैया, नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं आपका साथी रजत सिंह शेखावत और स्वागत करता हूं आप सभी का सत्यादि शर्मा क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बंधुओं, मित्रों, मेरे साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। राम राम, जय आदिवासी, जय बुंदेलखंडी, जय निमाड़ी और सभी को भाई सलाम, आदाब। और कैसे हैं आप? हाँ, अभिषेक को आप सभी के द्वारा दी जा रही जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए अभिषेक की तरफ से मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और नमस्कार भाई, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राम राम। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज हम पढ़ेंगे भाई बांधवगढ़ नेशनल पार्क अर्थात बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे पहले हाँ, गुड मॉर्निंग संध्या जी, पार सिंह और पुष्पेंद्र, शूर, बबलू, बाबू, अंगूर और भूर सिंह, टीमू बहुत दिन में आया बेटा, सुखलाल, सुरेंद्र जी, ठीक है। राम राम सभी को भाई, राम राम। लिंक शेयर कर दीजिए आप सभी ने भाई। बहुत खास पढ़ने वाले हो, ध्यान रखिएगा, बहुत खास पढ़ने वाले हो आज आप, ध्यान रखिएगा जल्दी से। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। बहुत खास पढ़ने वाले हो, यकीन रखिए बिल्कुल, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो आपको अन्य कई जगह पर नहीं मिल पाते हैं, ऐसे प्रश्न जो आपको अन्य कई जगह पर नहीं मिल पाते हैं। चलिएगा, ओके भाई। आप सभी के मोबाइल में कमेंट्स चल रहे हैं बेटा, कमेंट्स चल रहे हैं आप सभी के मोबाइल में? क्या कमेंट्स पढ़ पा रहे हो आप? अपने कमेंट्स के अलावा किसी और के कमेंट्स पढ़ पा रहे हो, या वो लाइन चल रही कमेंट्स की स्पीड के साथ में? ये इसमें नहीं आ रहा है यार। आज मैं अभिषेक का मोबाइल ले भी नहीं सकता हूं, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगा। ठीक है भाई, ये तो खैर मेरे इधर तो थोड़ी सी समस्या आ रही है, फिर भी प्रारंभ करते हैं हम। चलिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अभिषेक भाई, आपको सभी के द्वारा जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही है और उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, ठीक है। वर्षा मंडलोई जी, धन्यवाद, राम राम भाई सभी का। चलिए भाई, प्रीतम, भूर सिंह, निकेश, अनिल, मंजू, मोनिका और प्रभात, रवि मंडलोई, ठीक है ना? ठीक है। अभिषेक 1 मिनट आई जाओ भाई, आ जाओ, थोड़ा सा शकल दिखा दो इनको। मैं अभिषेक को बुला लेता हूं, और वैसे इनके बहुत अच्छे से दर्शन आपको और साकेत सर की क्लास में हो जाएंगे, फिर भी बुला लेता हूं मैं। और ये है अभिषेक कुमार, सुभाशीष, खुश रहो भाई। और इनका जन्मदिन है आज, और आप सभी को पता है, और क्योंकि मेरे कुछ ना बोलने पर भी आप लोगों के द्वारा दिए, देख लो, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो यहाँ पर देख लो आप। थैंक यू सर, है ना? ये सभी का धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, सेलिब्रेशन तो होगा, ठीक है ना? कोई समस्या नहीं है, अभी तो समय बचा है, अभी तो टाइम है। अरु भाई, चलो भाई, देख लो अभिषेक अपनी आंखों से, कितने सारे बच्चे सारे आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। थैंक यू और सभी को थैंक यू। बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत। आप जब भी आओगे आपको पता चलेगा कि सुबह से शाम ऐसे पैर चलते रहते हैं, और खाना तो मैंने बताया लाजवाब ही बनाते हैं, और हम सभी की तरफ से शुभकामनाएं। ये मैं आपको शायद इसे आप मेरी गलती कहो या फिर आप लोगों का प्रेम कहो कि मैंने इन्हें बुला लिया, वरना इनका समय 12 बजे का है अभी। ठीक है ना? हाँ। चलो अभिषेक, अभी आप थैंक यू देखो, मैं क्लास लेता हूं फिर। ओके। चलिएगा भाई। ओ बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद भाई। चलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाते हैं, पढ़ाना शुरू करता हूं भाई, ठीक है ना? पढ़ाना शुरू करता हूं, पढ़ाना स्टार्ट करता हूं मैं। पहले कल का डाउट खत्म करता हूं। मुझे नहीं पता, वो ऑफलाइन जो क्लास डल गई थी उसमें कमेंट्स था कि साहब पेंच नेशनल पार्क, मैंने कमेंट्स देखे हैं जब वीडियो अपलोड हो जाता, उसके बाद में जो कमेंट्स किए थे 5-10 कमेंट्स आए थे। पेंच नेशनल पार्क, बोले सर 1983 या फिर 1975, बोल रहे कि हमने विकिपीडिया पर पढ़ा है 1975 और माँ साहब शेखावत बाबा आपने पढ़ा है 1983।
समझो, मैंने इससे पहले आपको एक और चीज बताई कि 1977 की बात करूं, अगर मैं 1977 की अगर बात करूं, मैं 1977 की बात करूं तो मैंने कहा था इसे वन्यजीव अभ्यारण्य अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था और 1983 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। आप खुद समझिए आराम से, यदि कोई भी जंगल या वन क्षेत्र 1977 में अगर वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है, क्या बनाया गया है, अभ्यारण्य बनाया गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो 1975 में नेशनल पार्क बन गया होगा? पहले कोई भी वन क्षेत्र अभ्यारण्य घोषित किया जाता है, तत्पश्चात राष्ट्रीय उद्यान में उसे तब्दील किया जाता है। ठीक है ना? नानू राम कन्नो जी, मेरा बर्थडे तो अभी निकला, 1 महीने हो गया, निकल गया भाई। ठीक है ना? मैंने अपने जीवन के सफलतम 18 वर्ष पूर्ण किए इस साल, और वर्ष 2002 में मैं जन्म लिया था मैंने, तो 18 साल का जैसे ही हुआ मेरा बर्थडे अच्छे से मनाया गया था, यही मनाया था, और इस साल से मैं वोट डालने के काबिल हो चुका हूं। ठीक है ना? पवननाथ जी धन्यवाद भाई। ठीक है ना? ओके। जय आदिवासी, रॉयल आदिवासी छोरा प्रकाश निगवाल। अब देखो, जब 1983 आपको मैंने पढ़ाया है, 1975 वो दे रहा है, उसी के नीचे संदर्भ में वो दे रहा है कि 1977 में से अभ्यारण्य बनाया गया। अरे तो दादा, जब 1977 में अभ्यारण्य बना तो तूने 1975 में नेशनल पार्क क्यों दिया? अब दूसरा डाउट ये था कि सर वो जो टाइगर रिजर्व को लेकर वर्ष है, वो जो टाइगर रिजर्व को लेकर टाइगर प्रोजेक्ट आता है ना, कल पढ़ाया था मैंने टाइगर प्रोजेक्ट, हमारे यहाँ पर 6 नेशनल पार्क और 1 वन्यजीव अभ्यारण्य, टोटल 7 जगह पर टाइगर प्रोजेक्ट है। उनका कहना है सर, पूछा जाता है टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, तो 1973 होता है, और एक कह रहा था 1974, तो ऑप्शन में ही नहीं था। आपके सब प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, चाहे वो बच्चे जिनने प्रश्न पूछा था वो अभी नहीं देख रहे हो, बाद में देखेंगे, चाहे आपने प्रश्न नहीं पूछा आप भी देखो। वो कह रहे हैं कि 1974 ऑप्शन में ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो पूछना चाह रहा है, ये दोनों ऑप्शन है, 1973 इन इंडिया, 1973 इन इंडिया और 1974 इन एमपी। 1973 में भारत में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर आया, और 1974 में 1 साल के बाद भारत से मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर को अपनाया गया, और पहला प्रोजेक्ट टाइगर अपनाने वाला जो था वो कान्हा-किसली नेशनल पार्क था। अब प्रश्न वो दे रहा है कि सर विकल्प ये था 1973-74, तो मध्य प्रदेश की परीक्षा के संदर्भ में वो 74 मध्य प्रदेश का और 73 इंडिया का है। अगर आपको 74 ऑप्शन में नहीं है और आपसे जब हर चीज 1973-74 में दे रहा है, तो ऐसा तो कभी विकल्प नहीं देगा कि विकल्प नंबर 1 देगा 1973-74, विकल्प 2 देगा 1973, विकल्प 3 देगा 1983, और विकल्प जो चौथा होगा वो देगा 1972 और 1973। ऐसे तो विकल्प भी नहीं देगा। अगर ऐसे विकल्प दे रहा है तो फिर ये उत्तर लगा कर आओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने तो सब तरह का पढ़ा है, अब बताओ कैसे विश्लेषण करें इसका। हाँ, मिथुन जी कह रहे हैं आशापुरे जी, मैं 65 साल का हूं और 1 अक्टूबर को मेरा सीनियर डे मनाया गया है। आशीष वर्मा कह रहे हैं रिटायरमेंट की एज है। अरे दादा, अभी तो मैं रिटायरमेंट की, अभी तो एंट्री की है मैंने, अभी देखो दहाड़ मारूंगा, अभी तो तुम जीवन में बहुत कुछ बचा है। ठीक है ना? हाँ भाई, क्लियर हुआ? अच्छा, समझ गए? रविराज, तुम्हारा भी शायद कमेंट्स था बेटा, समझ लो यही है, ज्यादा डाउट में नहीं आना, बिल्कुल चक्कर में। इसे रफ कर दूं, आगे बढ़ूं, नया पढ़ाऊं। आज जो प्रश्न मिलेगा वो आपको बहुत पहले कभी नहीं मिला होगा। ठीक है, चलिएगा भाई। अब आपसे एक गुजारिश है भाई, वाकई में गुजारिश है, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका मैं प्रिय हूं, जैसे कि आप सभी मेरे प्रिय हैं, तो जल्दी से आप लिंक को शेयर करें। जिन्होंने कर दिया वो तो ठीक है, पर साथ ही साथ मैं कहूंगा दबाकर वीडियो लाइक मारो, जल्दी से भाई दबाकर वीडियो लाइक मारो। ठीक है ना? वो मेरा वाला वीडियो इतना चल रहा है, एक ने पूछा था ना कि स्क्रीनशॉट लैपटॉप में कैसे लेते, तो मैंने कहा ऐसे फटक के मारना और लैपटॉप को फिर खोलना, तो उस पर मीम्स बनने लग गए। वो लैपटॉप फोड़ने वाला आता है ना, वो वाला डाल दिया और उसको चला रहे हैं। अब इतने भी सीरियस मत लेना मुझे भाई, ठीक है ना? विकास वर्मा खरगोन से स्वागत है भाई। ओके। गोपीचंद जी, जैव आरक्षित क्षेत्र में डाउट है, ठीक है, क्लियर कर देंगे। और बताओ। रविराज सोलंकी पूछ रहे छेनू जी कौन है, बताओ। मैं हूं भाई। और बताओ। इंडिया के नेशनल पार्क का क्वेश्चन आया था यूपीएससी सेट 1 में, ठीक है। और बताओ। अभी तो हम एमपी का पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं बचने देंगे। चंद्र प्रकाश जी बोल रहे हैं ये, ठीक है। आगे बढ़े, चलिएगा, देखिएगा भाई।
ये प्रश्न निकालता हूं मैं यहां से प्रश्न निकालिए। ऐसे ऐसे जबरदस्त प्रश्न मिलने वाले हैं ना, खुश हो जाएगा दिल। रेडी, 1 2 3। और सबसे पहला प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंतर्गत आता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंतर्गत आता है? आप प्रश्न बनाओ। अब प्रश्न मैं बनाता हूं ना, पूरी स्लाइड में लिखा है ना, आपको पता है क्या प्रश्न है। सोच रहे होंगे साहब, मां साहब यही तो प्रश्न है, क्या प्रश्न है? देखो ध्यान से, उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? उमरिया जिले में। जब बांधवगढ़ नेशनल पार्क जिला उमरिया में आता है तो क्या से यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन से संभाग में आता है? बोलो भाई मेरे, बोलो। तो याद रखिएगा, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर को मिलाकर 3 जिलों का एक संभाग है। तो संभाग कौन सा हो जाएगा? शहडोल। बोलो, प्रश्न है? अरे प्रश्न है दादा। अगर आपने कानाकेसली पढ़ा है तो कानाकेसली का अगर आपने जिला पढ़ा है मंडला और साथ में पढ़ा है बालाघाट, तो उसका संभाग हो सकता है जबलपुर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसका संभाग कौन सा होगा? जबलपुर। पेंच आपने सिवनी छिंदवाड़ा में पढ़ा है तो उसका भी संभाग कौन सा होगा? जबलपुर। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब? जिला पूछेगा, ये तरीका बहुत घिसा पिटा है। उमरिया जिले में है, वो उमरिया विकल्प तक में नहीं देगा, वो आपसे कहेगा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन से संभाग के अंतर्गत आता है। अब बताओ तो सरल हो जाता है, शहडोल के अंतर्गत। मैं फिर कह रहा हूं, अपनी बुद्धि से प्रश्न निकालना, फेल नहीं होगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, कोई बात नहीं। रोहित धनगर जी समय पे हो जाओ। राम भाई, लक्ष्मी अलावा राम। देखो भाई, 1968 में इसकी स्थापना हुई, और जो भी स्थापना वर्ष में कह रहा हूं वो 100% याद रखिएगा नेशनल पार्क का है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क। एक चीज क्लियर कर दूंगा, लास्ट की स्लाइड पर, लास्ट की लाइन पर जाते जाते आप मुखाग्र बोलोगे। 2 तरह का पढ़ना होता है। एक ये होता है कि किसी माँ साहब ने पढ़ाया और प्रश्न पूछा जाए तो आप कहते हो ऑप्शन दे, विकल्प दे तो बताऊं। मैं प्रयास करूंगा कि कोई प्रश्न पूछे और वह पूरा नहीं पूछे, उससे पहले आप उत्तर दो। वो आपसे पूछे विकल्प दूं तो आप कहो रेंदे। ये पढ़ना है मैं, ठीक है ना? चलिएगा, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो जिला तो आता है उमरिया, जिला आता है मेरे दोस्त उमरिया, लेकिन संभाग पूछ ले तो कौन सा आएगा? संभाग पूछ ले तो कौन सा आएगा? शहडोल। ये पहला प्रश्न बना। दूसरा बना, साहब ये नेशनल पार्क कब बना? तो हम कह सकते हैं 1968 में। 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना? संजय बघेल जी उमरिया से है, ठीक है ना? विकास बालके जी, अब मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी कि किस बुक में क्या दिया है। 10 जगह से ढूंढने के बाद, बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद में बिल्कुल सटीक है। आप टेंशन मत लो, आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? वो तो होती है, ठीक है ना? संभाग और जिले तो सर जी आपने ऐसी ट्रिक से पढ़ाए, भूल नहीं सकते। हाँ रविराज सोलंकी, अब ध्यान से सुनिएगा भाई, जितने भी विद्यार्थियों को ओल्ड वीडियो देखने, मेरे ओल्ड वीडियोस देखने, आपको अगर कोई भी देखना है, आपको मेले की ट्रिक देखना है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मेले, सारे मेले ट्रिक से पढ़ाए। आपको जो भी चीज देखनी हो, जो भी आपको ट्रिक से पढ़ना, ओल्ड वीडियो इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन लिंक में इस तरह से चिन्ह बना हुआ, इसे क्लिक करना, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना भाई? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। तो देखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, 1973 में पहली बार भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आया, भारत में, इन इंडिया। 1974 में पहली बार मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर आया और वो कान्हा-किसली में आया था। हम पढ़ चुके हैं 2 नेशनल पार्क, दोनों में प्रोजेक्ट टाइगर था। 1974 कान्हा-किसली और 1992 आपका था पेंच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पेंच के बाद में पढ़ रहा हूं मैं बांधवगढ़, और 1993 ये कब आया था? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। और यहां पर लिखिएगा प्रदेश का तीसरा प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि दूसरा पेज था। एक डाउट क्लियर होते चलेंगे। रेडी हो सभी? बढ़िया है विशाल जी, ठीक है ना? ओके, ठीक है। कान्हा-किसली नेशनल पार्क से आया था, ग्रेट सर जी, मध्य प्रदेश का जादू। यूपीएससी में, अरे वाह संजय अग्रवाल जी, अलीराजपुर वाले संजय जी कह रहे हैं कि यूपीएससी में कान्हा-किसली नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया था। संजय जी देखिएगा, मुझे नहीं लगता है कि शायद ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो हमने कल पढ़े हैं और उसमें से नहीं बन पाता होगा हमसे, ठीक है ना? ठीक है भाई, चलिए आगे देखिएगा।
437 437 वर्ग किलोमीटर, 437 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, कोर एरिया। मैं बार बार आपसे चर्चा करता हूं, कोर एरिया मतलब कि वो एरिया, जब आपने किसी जंगल का वो क्षेत्र देखा है जो इतना कंप्लीट है, तो उसके अंतर्गत जो छोटा सा एरिया रहता है वो कोर एरिया। क्योंकि बाहरी का क्षेत्र जो होता है वो वनों की शिक्षा के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, या फिर कोर एरिया को संरक्षित करने के लिए आसपास से इसे जंगली आवरण से रखा जाता है संभाल कर। समझ में आ रहा ना, कोर एरिया की बात कर रहा हूं। 437 वर्ग किलोमीटर। आप ये देखिए कि 437 वर्ग किलोमीटर ये कोर एरिया है। कभी भी आपको याद रखना हो तो कैसे याद रखे, ठीक है ना। ठीक है, एक ही देखिएगा, मैंने आपको कहा था सबसे बड़ा नेशनल पार्क 940 वर्ग किलोमीटर कान्हा-किसली। अब ध्यान से सुनिएगा, एक पढ़ा था आपने पेंच, उसका पढ़ा था 293 स्क्वायर किलोमीटर। अभी आप कौन सा पढ़ रहे हैं, बांधवगढ़, और इसका कितना पढ़ रहे हैं, 437 वर्ग किलोमीटर। अब दोनों में अंतर देखिएगा, बहुत ट्रिक से। वो पेंच लड़ाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2 9 3 मतलब कि दोनों कौन, जब हम कहते हैं ना अरे वो दोनों हमें दिखे थे, कौन, कोई भी दो होंगे, दोनों क्या कर रहे थे, पेंच लड़ा रहे थे। समझ में आ रहा है। और ये दोनों को पेंच लड़ाते हुए किसने देखा, तीसरे ने देखा। तो दोनों पेंच लड़ाते हुए को तीसरे ने देखा। 2 9 3 मतलब 293। क्या कर रही थे, दोनों पेंच लड़ा रही थे, तो पेंच का एरिया क्या हो गया, 2 9 3 मतलब कि 293। बोलो पल्ले पड़ी। अरे याद होगा, गारंटी के साथ याद होगा। हमेशा मेरी आवाज आपके दिल और दिमाग में घूमेगी और कहेंगे शेखावत जी ने कहा था दोनों पेंच लड़ा रहे थे और इनको तीसरे ने देखा था, तो 2 9 3 मतलब कि 293 वर्ग किलोमीटर पेंच का एरिया है, ठीक है ना। अब इसको देखो, 437 किसका है, बांधवगढ़ का है। 437 किसका है, बांधवगढ़ का है। ध्यान से सुनिएगा, 4 में कितना बांधे के साथ हो जाए, बांधे मतलब कि जोड़े, सीधी सी बात याद रखना। 4 में कितना बांधे के साथ हो जाए, 4 में 3 बांधों के साथ हो जाए। बांधो मतलब कि होता है जोड़ना, उसे एक जगह पर रखना। तो 4 और 3 7, तो 437 वर्ग किलोमीटर एरिया बांधवगढ़ का है। बोलो पल्ले पड़ी, ठीक है ना। ओके, आकाश निहाल मोस्ट वेलकम भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत अच्छे से याद रखिए। ओके भाई, ठीक है, रेडी रहिएगा। आगे चलते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल पर्वतमाला के, अब हमेशा याद रखिएगा, एक प्रश्न बहुत मजबूत आ रहा है। विंध्याचल पर्वतमाला के पूर्वी भाग में स्थित 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपको लग रहा है कि इस लाइन में कोई दम नहीं है तो आप गलत सोच रहे हो, इस लाइन में बहुत ज्यादा दम है। पूछा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ। ये देखो 32, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सपने की परीक्षा एमपीएसआई 2014 पूछ रही है कि बताओ 32 पहाड़ियों से घिरे हुए राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। उसका नाम होगा कौन सा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहां होगा, जिला उमरिया, संभाग शहडोल। कब बना, 1968। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 1993। प्रदेश का तीसरा प्रोजेक्ट टाइगर। 437 वर्ग किलोमीटर इसका कोर एरिया है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। और यह है 2014 में पूछा गया। अब आप सोचोगे साहब ये तो हमें पता है, प्रश्न यही पूछेगा 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा। तो सुन के रखना, सुन के और समझ के मेरी बात का जवाब देना। आपको जब पूछेगा 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, और आपको कान्हा-किसली देगा, वो आपको पेंच देगा, वो आपको बांधवगढ़ देगा, वो आपको माधव देगा, तो मुझे एक बात बताइए, जो जगह जगह से 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मुझे बताइए उन 32 पहाड़ियों ने इस नेशनल पार्क को चारों तरफ से क्या करके रखा है, बांध के रखा है। इस कारण से 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ बांधवगढ़ ही होगा, कान्हा-किसली नहीं हो सकता, कान्हा-किसली नहीं हो सकता है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
सौरभ जी, प्रोजेक्ट टाइगर होता है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना, टाइगर का मतलब होता है बाघ। बाघों को बचाने के लिए उस नेशनल पार्क में योजनाएं चलती है जो हर किसी जगह पर नहीं चलती है, और उसके तहत टाइगर को बचाने के लिए विशेष तरह के वहां पर काम किए जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ओके, बताया सौरभ जी मैंने। आगे देखिएगा, भारत में बाघों के संख्या के संदर्भ में सुनना और समझना, सर्वाधिक बाघ घनत्व जिसे हम कह सकते हैं टाइगर डेंसिटी, आराम से समझा रहा हूं, समझना, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ ही है। सबसे ज्यादा बाघ घनत्व अर्थात टाइगर डेंसिटी की बात करता हूं तो बांधवगढ़ में है, प्रति 8 किलोमीटर क्षेत्र में एक बाघ पाया जाता है। क्या है इस बात का तरीका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बहुत विस्तृत तरीके से इसे बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा, ठीक है ना। रंजना डावर, पेंच को बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर बेटा 1992 में, दूसरा, पहला 74, दूसरा 92, 93 में तीसरा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, आज आप सभी बच्चों ने लिंक शेयर नहीं किए, जिन्होंने किए वो तो अपने आप समझते हैं, सभी बच्चों ने लिंक शेयर नहीं किए, और जब तक लिंक शेयर नहीं करोगे बिल्कुल मजा नहीं आना है, बिल्कुल मजा नहीं आना है, क्योंकि मुझे तो यहां सब दिखता है कि कितने बच्चे आए हैं। अगर लिंक शेयर नहीं करोगे तो ऐसे कोई पढ़ाने में मजा नहीं आने वाला है, ठीक है ना भाई, याद रखिएगा, लिंक शेयर आपको करनी पड़ेगी जाके ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। बताओ सबको कि आगे मास साहब, हल्दीराम फैक्ट, अच्छा जी, स्वागत है भाई। ठीक है, बाघ सर्वाधिक कान्हा में और बाघ घनत्व सर्वाधिक बांधवगढ़ में, ठीक है ना। अनिल किराड़ जी कह रहे लाइक कौन करेगा, पड़ोसी करेगा। टीमू जाओ, मैंने फेंक दी है लिंक, अच्छा फेंक दी है, ठीक है फेंक दिया। देखो भाई आपने स्क्रीनशॉट लिया, बांधवगढ़ की बात कर रहे हैं तो बांधवगढ़ के संदर्भ में आपको बताता हूं। देखिएगा, ये जो नेशनल पार्क है वो है आपका के मतलब होता है कान्हा किसली, और ये जो नेशनल पार्क है आपका ये है बांधवगढ़। कौन सा है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ये है 940 वर्ग किलोमीटर एरिया में, और ये है आपका याद रखिएगा 437 वर्ग किलोमीटर एरिया में। अगर देखा जाए पूरे एरिया में बाघ को फैला दिया जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा बाघ है, तो हम क्या कहेंगे, सर्वाधिक बाघ वाला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा होगा, कान्हा किसली। पर अब ऐसे ही बाघ अगर बांधवगढ़ में फैला दिए जाए तो आप देखिएगा संख्या में सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली में। इस कारण से प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा बाघ वाला नेशनल पार्क तो कान्हा किसली, पर आप देखिए कि यहां पर इतने करीब में नहीं है जितने की बांधवगढ़ में है, क्योंकि यहां बाघ तो कान्हा किसली से कम है, पर एरिया भी कम होने के कारण पास में घूमते हुए नजर आते हैं। उसे कहते हैं हम बाघ घनत्व, उसे क्या कहते हैं हम, बाघ घनत्व, अर्थात हर प्रति 8 किलोमीटर औसतन एक बाघ नजर आता है, पाया जाता है, बाघ घनत्व होता है, ठीक है ना। ओके चलिएगा भाई, नेक्स्ट पर आ जाइए भाई, लिंक शेयर नहीं करो पछताओगे। बच्चे अपने पढ़ने वाले कम से कम 1500 है, बिल्कुल 1500 है, ठीक है ना, इतने तो पढ़ना ही पढ़ना है अपने से, ठीक है। नेक्स्ट पर आइएगा। अब देखो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लेकर दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखिएगा, सर्वाधिक बाघ घनत्व के कारण, सर्वाधिक बाघ घनत्व के कारण बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। बोलो हाँ, सबसे ज्यादा बाघ घनत्व है, सबसे ज्यादा बाघ नहीं है, और सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी अर्थात बाघ घनत्व के कारण इसकी हम तुलना करते हैं, वो करते हैं हम राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मुझे एक बात बताइए कि रणथंभौर से हमने तुलना की, साहब ये कैसे याद रखें, कैसे, आराम से सोचो। जब पास में बाघ होंगे तो वो होगा बाघ घनत्व ज्यादा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब पास में बाघ होंगे तो वो होगा बाघ घनत्व ज्यादा। खुद आराम से सोचिएगा, जब आप युद्ध लड़ने जाते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब आप युद्ध लड़ने जाते हो या बाघ या टाइगर शिकार करता है तो टाइगर ज्यादा होने से मतलब नहीं है, एक शिकार पर बहुत पास में टाइगर होना चाहिए। मतलब ये कहने का मेरा मतलब है, जब आप रण में जाते हो तो सभी को एक साथ होना पड़ेगा।
सभी को एक साथ होना पड़ेगा, मतलब कि बंध कर रहना पड़ेगा, और एक साथ जो रहेगा वो पास पास रहेगा, और पास पास रहेगा तो वो कहलाएगा घनत्व। और घनत्व कब बढ़ेगा? जब आपको पास पास कब रहना है? जब आपको रण में जाना है, तो रण से हो गया रणथंबोर। ये बहुत आसान तरीका है हमेशा के लिए याद रखने का, ठीक है ना? ओके, ठीक है। खंडवा वाले सो राजे, क्या सो रहे कि आ जाओ? ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट पर देखिएगा, नेक्स्ट पर देखिएगा, आपको याद रखना रणथंभौर से इसकी तुलना की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहां पर सफेद शेर, भालू, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, हिरण व अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं। और ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? MPSI 2017। और आप सोच रहे होंगे साहब पक्का इसने पूछा होगा बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध कौन? नहीं, ये पूछता तो आसान होता। वो तो ये पूछ रहा है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 4 विकल्प दिए थे, निम्न में से कौन से जीव बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? 3 विकल्प में से इन्हीं में से नाम दिया था, भालू भी दिया था, सफेद शेर भी दिया था, चीतल भी दिया था, और उपरोक्त सभी लिखा था। तो भाई ये प्रश्न तो बहुत आसान हो गया था, उत्तर था उपरोक्त सभी। जाके देख लेना MPSI 2017 के पेपर में, आपको आंसर मिलेगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? विशाल भाई पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, ओके। चलिएगा भाई, आगे देखिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर, ये देखो प्रश्न पूछा हुआ है, जिसे क्या कह सकते हैं हिंदी में? सफेद शेरों की भूमि, मतलब बाघों की, ये शेरों की लिख दिया उन्होंने, भूमि कहा जाता है। ये ANM, ये देखो थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत आया। ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गया था। अर्थात यहां पर देखिएगा, लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर की भूमि किसे कहा जाता है? तो बांधवगढ़ में सफेद शेर पाए जाते हैं। अभी हाल ही में आपको मैं बहुत अच्छा सफेद शेर के बारे में पूछे गए सारे प्रश्न विस्तार से बताने वाला हूं, ठीक है ना? आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके, ओके भाई, ठीक है। पलक जी, सुरेश जी, कलावती और भुवनेश जी, संध्या, महेश, पूजा, पलक, मिथुन, बसंती और प्रीति, रजक, हाँ ठीक है। रीवा में नहीं, सतना में है प्रीति जी। आरती चौधरी, कभी शेर देखा ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आरती जी शेर नहीं देखा आपने? जे क्या खड़ा है टाइगर सामने, देख लो, है? ओके भाई, चलिए नेक्स्ट पर आ जाता हूं मैं, नेक्स्ट पर आ जाता हूं। ये देखिए भाई, नेक्स्ट पर आइए, देखिएगा क्या है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वन क्षेत्र में सर्वप्रथम यहां से प्रश्न निकालिएगा, यहां से प्रश्न निकालिएगा, यहां से प्रश्न निकालिएगा भाई। चलो भाई देखो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वन क्षेत्र में सर्वप्रथम 1914-15 में, 1914-15, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 1914-15 में सफेद बाघ देखा गया था 1914-50 में। 1914-15 में पहला सफेद बाघ देखा। अब क्या नाम लिखा है? जिसे रीवा के तात्कालीन राजा, मतलब उस समय पर जो शासक थे रीवा के लोगों के हद से था, रीवा के जो महाराजा सल्तनत थी, वेंकट रमन सिंह ने पकड़ा था। किसने पकड़ा था? वीके सिंह ने, वीआर सिंह ने जिसे कहते हैं, वेंकट रमन सिंह ने पकड़ा था। और MPSI 2017 ये प्रश्न पूछ रही है। हालांकि वेंकट रमन साहब का नाम नहीं पूछा था, उसने पूछा था कि पहली बार सफेद बाघ जो था, कहां पर सफेद शेर कहां पर देखा गया था? तो याद रखिएगा 1914-15 में देखा गया था, बांधवगढ़ के जंगलों में देखा गया था। तब बांधवगढ़ नेशनल पार्क नहीं था, और यह देखा था रीवा के तात्कालीन राजा वेंकट रमन सिंह ने। और MPSI 2017 का प्रश्न है, क्या करते हो आप? आपको लगता है नहीं पूछेगा? 100% पूछेगा। यह साल पूछा था उसने, यह साल पूछा था कि 1914-15 में पहली बार देखा गया। अब वो पूछ सकता है कि पहली बार किस तात्कालीन राजा ने देखा था, तो वो साल दूसरा था, यह साल दूसरा है, वो प्रश्न दूसरा था, यह प्रश्न दूसरा है। पल्ले पड़ रही कोई बात? कल को वो वर्ष पूछ रहा था, अब की को वो राजा का नाम पूछ ले, कहां जाओगे? यहीं आओगे, ठीक है ना? याद रखिएगा, बहुत बढ़िया,
ठीक है ना। ओके भाई। प्रवीण जी, इसका नाम मोहन नहीं था, ये 1914-15 वाले का नाम मोहन नहीं था, ठीक है ना। ठीक है दिलीप जी। सुमित परमार जी कह रहे लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, आप सुमित जी दिखाते हैं कैसे, चर्चा में है वो तो, ठीक है ना। ओके, विशेष तथ्य की बात करता हूं, क्या हम विशेष बात लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, देखिएगा। ठीक है, महाराजा वेंकटरमन सिंह रीवा रियासत में सर्वाधिक शेरों का शिकार करने वाले शासक थे। सबसे ज्यादा शिकार किए हैं वेंकटरमन सिंह ने। कितने किए, क्यों करना पड़ता था, यह भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने 1914-15 में नहीं, 14-15 तक, जब तक वो शासक थे तब तक, यानी कि एक ही साल में, तब तक 111 शेरों का शिकार किया था। कितने शेरों का शिकार किया था, 111 शेरों का शिकार किया था। नाम है महाराजा वेंकटरमन सिंह। इसी ने सबसे पहले व्हाइट टाइगर देखा और इन्हीं के द्वारा देखे गए टाइगर को 1914-15 से प्रश्न एमपीएससी 2017 ने पूछा। जैसे ही प्रश्न पूछा हलचल मच गई कि ऐसे भी प्रश्न आते हैं। मैंने आपको उससे 4 कदम आगे पढ़ाया। मैं अब आपको यह प्रश्न भी बता रहा हूं जो कभी नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा शेरों का शिकार किस राजा ने, तत्कालीन राजा ने किया था। नाम है महाराजा वेंकटरमन सिंह। इन्होंने 111 शेरों का शिकार किया। अब यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, उसे समझिए। रीवा राजवंश के शासकों द्वारा 109 शेरों का शिकार करना शुभ माना जाता था। ठहरो, थमा। 109 शेरों को मारना वहां के महाराजाओं के लिए एक शुभ संकेत था। हो सकता है उनकी वीरता का सूचक था, हो सकता है उनके सम्मान की बात हो। 109 शेरों को मारना, शिकार करना उनका एक लक्ष्य रहता था। 111 शेरों को मारने वाले महाराजा वेंकटरमन सिंह सबसे ज्यादा शेरों का शिकार करने वाले राजा हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। जिसके कारण बांधवगढ़ के जंगलों को रीवा के महाराजाओं के आखेट स्थल, आखेट का मतलब होता है शिकार, तो मैंने आपको हिंदी में और लिखवा दिया है शिकार स्थल। आखिर में देखा जाए तो शुद्ध हिंदी यही है, के रूप में आरक्षित किया गया था। मतलब हमेशा याद रखिएगा, इस पूरे मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा मैं कि एक तो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो आरक्षित था, जो रिजर्व था। रीवा के महाराजाओं के शिकार करने के लिए एक जगह थी जिसे रिजर्व कर दिया गया था। सरकार ने, ब्रिटिश शासन ने भी ये शिकार करने पर मनाही नहीं थी, और सिर्फ इनको मनाही नहीं थी, बाकी सबको मनाही थी। और ऐसा शिवपुरी माधव नेशनल पार्क पढ़ेंगे जहां पर सिंधिया वंश का राजवंश था। बोलो हाँ, ठीक है ना। अरे राहुल बडोले जी, ऐसी किताब को फेंक दो। सिंधिया राजवंश ग्वालियर और शिवपुरी में जाकर शासन कर रहा है और आप दूसरे कोने की बात कर रहे हो। आप जिस किताब में पढ़ा है वो कहां पर है भाई मेरे, वो पूरा उत्तर में है, नॉर्थ में है, और हम बात कर रहे हैं ईस्ट एमपी की, ठीक है ना। अब तो पीसनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो देखो, शिकार शेरों का था, जो इसने बोला कि बेटा क्लियर कर दो। देखो, शिकार शेरों का था, सफेद बाघ था। क्लियर होगा, बहुत आसान सा है। आगे देखिएगा, तो शिकार स्थल किसका रहा है, तो हमेशा याद रखिए रीवा के महाराजाओं का आखेट स्थल बांधवगढ़ के जंगल रहे हैं। 109 शेरों का शिकार करना। रे यार, ये प्रश्नों में क्या लगता है, कल को प्रश्न आएगा बनकर और वो पूछेगा बताओ 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 रीवा के महाराजाओं के लिए कितने शेरों का शिकार करना एक शुभ संकेत माना जाता था। 108, 108, 109, 110, 111। सोचोगे ये कोई प्रश्न है क्या, ये प्रश्न है। किसने सबसे ज्यादा शेरों का शिकार किया, महाराजा वेंकटरमन सिंह। कितने किए थे, 111। पहली बार सफेद बाघ 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 कब देखा गया था, 1914-15। कौन देखा था, वेंकटरमन सिंह देखे, तत्कालीन राजा थे। अब जो आपके दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा है कि सर वो मोहन 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 राधा मोहन सब आ रही है, देखिएगा, शांति रखिए। इसका स्क्रीनशॉट उतारो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। चार्जर पॉइंट बाप का नाम मोहन। अरे थामा रे दादा, थामा, सब अलग अलग है, चार्जर अलग है और बडोले जी अलग है, सब अलग अलग है। काहे बा एक साथ मिला रहा हूं सबको, ठीक है ना। ओके,
चलिए नेक्स्ट पर आइएगा। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न मजेदार है, प्रश्न मजेदार है। देखिए भाई प्रश्न देखिए क्या कह रहा है वो। 28 मई 1951 ईस्वी, तारीख याद रखिएगा। वहां था 1915, वहां क्या था मेरे दोस्त 1915। इस 15 को पलट दो तो 1900 के बाद में एक 5 उधर चला जाएगा, 5 इधर जाएगा, 1951 है आसान। 1914-15 में पहली बार सफेद बाघ देखा गया था और पहली बार की बात करने के बाद में 28 मई 1951 को बांधवगढ़ के जंगल में मड़वास एक जगह है, उसके समीप भरतरी वन। सब सुनो, सब डिटेल में पढ़ो, आराम से पढ़ो, मजे लो, लोगों से पूछो, बताओ उन्हें। वो क्षेत्र रीवा के तत्कालीन राजा महाराजा मार्तंड सिंह के अंतर्गत आता था। तो महाराजा मार्तंड सिंह ने एक सफेद बाघ देखा जिसका नाम मोहन रखा, और वो सफेद बाघ कुछ माह का था, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। सुनिएगा, उन्होंने सफेद बाघ को देखा जिसका नाम मोहन था, और मोहन राम रखने का भी एक कारण था। जैसे ही रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने उस सफेद बाघ को देखा, वो सफेद बाघ उनके मन के मोह गया, और उनका यही कहना था कि इसने मेरे मन को मोह लिया है, इसका नाम मोहन होगा। और उस सफेद बाघ को बंद किया गया, अर्थात अपने कब्जे में लिया गया। और अपने कब्जे में लेने के बाद में याद रखिएगा, वर्तमान में भरतरी वन क्षेत्र की बात कर रहा हूं। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत अर्थात सीधी वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सफेद नर बाघ मोहन की मृत्यु 28 दिसंबर 1969 को, मतलब 19 साल की उम्र में, 19 साल का हो गया था, 19 साल की उम्र में मार्तंड सिंह जी के महल में हो गई, जिसके सम्मान में भारत सरकार ने 1975 में एक डाक टिकट जारी किया था। बोलो कितना डिटेल चाहिए आपको, बोलो कितना प्रश्न चाहिए। ये जो प्रश्न है ना कि सबसे पहले एक बाघ देखा था उसका नाम मोहन रखा, यह प्रश्न आपका पुलिस कांस्टेबल 2017 पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, मतलब कि आपको बताना है। शिवानी जी हिस्ट्री कब पढ़ाएंगे? तो जो इवनिंग वाली क्लास है, जो इवनिंग वाली क्लास है स्पोर्ट्स की, वो जैसे ही खत्म होगी 3 से 4 लेक्चर में इवनिंग वाली क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, है ना। और हिस्ट्री का टाइम इवनिंग में नहीं रहेगा, वो फिर आपका इधर रहेगा, मतलब 2 बजे के बाद या 1 बजे के बाद, ठीक है ना। संजय जी पूछ रहे तात्कालीन का मतलब क्या था? तात्कालीन का मतलब होता है उस समय, तात्कालीन का मतलब होता है उस समय। उस समय मतलब अगर मैंने लिखा 1951 के तात्कालीन, या फिर मैंने लिखा 1955 के तात्कालीन प्रधानमंत्री, तो ये समझ जाओ 1955 में जो प्रधानमंत्री थे उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अखिलेश कुमार वो पूछ रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इसमें पूछने में, ठीक है ना। हो सकता है कि उन्हें एमपीजी के नहीं पढ़ना, उन्हें हिस्ट्री पढ़ना हो, उन्हें सूचना मिली हो, तो बेटा अगर वो आप कोई भी पूछ रहा है, कोई भी पूछ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाओगे, तो ये सरल सा प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट पर आइएगा, नेक्स्ट पर आइएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस स्लाइड में जो प्रश्न थे, इस स्लाइड में जो प्रश्न थे, इस स्लाइड में जो प्रश्न थे वो आपको मैं बताता हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में देखिएगा क्या क्या प्रश्न निकल कर आते हैं। प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न आता है सफेद बाघ, सफेद बाघ 1951 में 28 मई 1951 को बांधवगढ़ के जंगल में मड़वास के पास भरतरी वन में महाराजा मार्तंड सिंह को रीवा के राजा जो थे उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने उस बाघ को कैद किया और उसका नाम मोहन रखा, और उस कैद करके अपने महल में रखा, अपने महल की शोभा बढ़ाई और उसको साथ में रखा। और 19 साल उसकी कैद में रहने के बाद में 28 दिसंबर 1969 को मोहन नामक एक सुंदर सफेद बाघ की मृत्यु हो जाती है, और 1975 में भारत सरकार इसके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी करती है। बोलो हाँ। और ये महाराजा मार्तंड सिंह का नाम आप देखोगे तो पार्ट सी, रीवा वाले पार्ट सी बनाते समय इनका भी नाम आता है। सब कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, ठीक है ना। ओके राहुल यादव यहीं से आया था कहीं से, उस समय पर ऐसी कोई योजना नहीं थी। यह वो समय था जब हमने किसी भी तरह से ना प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, ना हमने कोई नेशनल पार्क शुरू किया था, ना पूरे भारत में, ना मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अगर बात की जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा वो वहीं पर उनकी भूमि रही है, सफेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है बांधवगढ़ क्षेत्र। तो इसमें हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई। राहुल जी मैंने बता दिया, आपने शायद सुन लिया होगा, थोड़ा लेट समझ में आएगा आपको, बाद में सुनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आइएगा भाई, नेक्स्ट पर आइएगा। क्या लिखा हुआ है देखिएगा, यहां से प्रश्न निकालिएगा, यहां से प्रश्न निकालिए। भारत व मध्य प्रदेश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी वर्ष 2016 में मुकुंदपुर जिला सतना, वो बच्चे बोल रहे थे ना रीवा रीवा रीवा, सतना के मुकुंदपुर में आती है।
में स्थापित की गई, जिसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी रखा गया है। याद रखिएगा, पुनः सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। भारत व मध्य प्रदेश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी 2016 में मुकुंदपुर सतना में स्थापित की गई, जिसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव, इनका पूरा नाम था महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी रखा गया है। आगे जो प्रश्न लिखा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिएगा। व्हाइट टाइगर सफारी सतना में सर्वप्रथम विंध्या नामक मादा शेर को पुनर्वासित किया गया था। जब व्हाइट टाइगर सफारी रखी गई, अब आप कुछ सोच रहे होंगे सर सफारी मतलब कि हम ये समझे कि जो ब्याह में पहनी जाती है वो सफारी। ना ना ना, इतनी जल्दी ब्याह के नहीं करना, पछताओगे, याद रखिएगा, पछताओगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहा जरूर जाता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहा जाता है तो वहीं पर स्थापित कर दी जाए, ठीक है ना। हाँ जी, वही मैं बता रहा हूं। देखो करिश्मा जी ने पूछ लिया कि सर सफारी क्या होती है, ठीक है ना। सर इन पे भौगोलिक संरचना वाले तो अभी वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सफारी जो होती है, सफारी का हमेशा याद रखिएगा, सफारी का मतलब वो पहनने वाला कोट नहीं होता। सफारी का मतलब होता है कि जैसे लिखा है व्हाइट टाइगर सफारी, अर्थात सफेद शेरों को दिखाने के लिए आपको गाइड के साथ में, सुरक्षा के साथ में वहां पर घुमाया जाता है, आपको दिखाया जाता है वो दृश्य के लिए, वो चीज जो कहलाती है वो सफारी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा विशेष तथ्य में, देखिएगा उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बघेल संग्रहालय, यह प्रश्न बनेगा दमदार, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूं। बघेल संग्रहालय कहां पर है, तो ध्यान सुनिएगा, बघेल संग्रहालय उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही है, जहां सफेद बाघ मोहन और उसके अलावा भी जो बाघ रहे होंगे व्हाइट टाइगर, अन्य बाघों की खाल को संरक्षित किया गया है। यह प्रश्न निकालो मेरे भाई, इस प्रश्न को ध्यान दो। क्या बोल रहा है वो कि सफेद बाघ मोहन की खाल कहां पर रखी गई है, यह तो बड़ा लाजवाब प्रश्न है। तो याद रखिएगा, आता है बघेल संग्रहालय कहां है, इससे कोई लेना देना नहीं। आप सोचोगे बघेल संग्रहालय मतलब बघेल राजा महाराजाओं के तलवार वगैरह रखे होंगे, तो आप देखिएगा सफेद शेर मोहन और अन्य शेर जो भी थे, उनकी खाल को संरक्षित किया गया है यहां पर, ठीक है ना, उनकी खाल को संरक्षित किया गया है, ठीक है ना। यह है दमदार क्वेश्चन। अजय राज चौहान जी, स्वागत है भाई अजय राज जी। राहुल यादव जी कह रहे हैं मैं हो आया हूं, यहां पर 3 बाघ है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सोनू बघेल कमेंट्स आता है आपका, ठीक है। ठीक है, देखो भाई, देखो समझो यहां से प्रश्न क्या है। भारत और मध्य प्रदेश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कौन सी है, मुकुंदपुर की है। नाम क्या रखा गया है, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी। ध्यान से सुनिएगा, कब बनाई गई थी, 2016 में। फिर देखिएगा, इस व्हाइट टाइगर सफारी में सबसे पहले कौन से बाघ या बाघिन को रखा गया है, तो मादा शेर की बात करते हैं तो मादा में विंध्या नामक, किसको रखा गया, विंध्या को। साथ में उमरिया जिले में जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यहां पर बघेल संग्रहालय है, और इस बघेल संग्रहालय में मोहन जैस के साथ साथ अन्य बाघों की खाल को संरक्षित किया गया है, ठीक है ना। अंतराम जादव जी, अरे वाह, बड़ा मतलब बड़े समय से सर्च मार रहे थे आप, है ना, ठीक है। अजय राज जी, बहुत बढ़िया बात है भाई, डेली लाइव आते हैं आप, धन्यवाद। ये देखिए भाई, प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है मोहन के अलावा सीता। अब आया सीता, मोहन के अलावा, ये लिखा है। ये कुछ लोग क्या कर रहे थे, मोहन ही चार्जर है, नहीं, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ये नहीं बता रहा हूं। मोहन के अलावा सीता, चार्जर, मोहिनी, बिट्टू और बामोडा। शायद आपने मोहन का नाम तो बहुत बार सुना है, सीता का नाम भी सुना होगा, चार्जर का नाम भी सुना होगा। वो जो 3 नाम लिखे हैं, नाम है मोहिनी, बिट्टू और बामोडा, तो शायद ही आपने यदा कदा सुना होगा। ये भी व्हाइट टाइगर थे, ये भी उस नेशनल पार्क में रहे हैं। फिर से सुनिएगा, मोहन के अलावा सीता, चार्जर, मोहिनी, बिट्टू और बामोडा नामक अन्य सफेद बाघों का भी निवास स्थल बांधवगढ़ जंगल ही रहा है।
बोलो हाँ। मैं फिर से कह रहा हूं, मोहन के अलावा जो हमने कहा कि व्हाइट टाइगर्स की जो वहां पर खाल रखी गई है, बघेल संग्रहालय बांधवगढ़ नेशनल पार्क जिला उमरिया में, वो क्या कह रहा है, सीता, चार्जर, मोहिनी, बिट्टू और बामोडा नामक भी सफेद बाघ पाए जाते थे। अब इनसे प्रश्न बनने वाले, देखिएगा, सफेद नर बाघ मतलब कि नर और मादा में होता है ना बाघ बाघिन। चार्जर, क्या नाम है, चार्जर के नाम पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर पॉइंट नाम बना हुआ है। अब आपको सोच रहे होंगे बहुत बढ़िया सर, ये सुविधा तो बहुत अच्छी कर दी, आजकल क्या है सर, बिना फोन चार्ज किए अपन कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो चार्जर पॉइंट बना दिया, जिससे क्या है, हम बैठ के पहले फोन चार्ज कर लेंगे और फिर फोटो खींचेंगे। अरे दादा, वो चार्जर पॉइंट की बात नहीं कर रहा है जिसमें मोबाइल चार्ज करना है। एक पॉइंट का मतलब होता है कि स्थान, पॉइंट का मतलब क्या होता है, कि स्थान, और स्थान को नाम इस बाघ के नाम पर दिया गया है, तो वो जगह चार्जर पॉइंट के नाम से कहलाई। मोगली के नाम से किसी भूमि को नाम दिया तो वो मोगली लैंड कहलाई। इसी तरह से चार्जर बाघ के नाम पर किसी जगह को नाम दिया तो वो चार्जर पॉइंट कहलाया, ना कि बैटरी चार्ज करने के लिए। ठीक है ना, पल्ले पड़ रहा है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्जर पॉइंट कहां पर है, प्रश्न क्या आएगा आपको, आप सोच रहे हो प्रश्न बता मासा, प्रश्न क्या आएगा, सीधा सा बात है भाई, चार्जर पॉइंट किस नेशनल पार्क में है, तो उत्तर दीजिएगा चार्जर पॉइंट बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, जितना आपको याद करना है वो आप सक्षम है। ठीक है ना, ओके, आगे देखिएगा, सीता मादा। अब ये सीता नाम से ही झलक रहा है, मादा ही होगी, ऐसा तो होगा नहीं, सीता भैया। सीता मादा बाघ की तस्वीर को यहां से निकालो प्रश्न, क्यों, क्योंकि लेबर इंस्पेक्टर 2017 में प्रश्न पूछा गया, लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, और लेबर इंस्पेक्टर से मतलब नहीं है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन, नेशनल जियोग्राफिक जो वन्य जीवों की जो मैगजीन छपती है, अरे सोचो भाई कितनी बढ़िया मैगजीन होती है, उस नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के मुख्य पृष्ठ, जिसे कहते हैं कवर पेज पर प्रदर्शित किया गया, किसे, सीता मादा बाघ की तस्वीर, सीता बाघिन की तस्वीर नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के फ्रंट पेज पर लगी हुई है। और वो किस बाघ की है, 2017 में प्रश्न पूछा गया। उत्तर आपको ये चारों विकल्प मान लो, सीता है, चार्जर है, मोहिनी और मोहन है, उत्तर होगा आपका कौन सा, सीता बाघिन की। बोलो हाँ, ठीक है, आगे देखिएगा, सीता मादा बाघ को 9 माह की समझना, बहुत विस्तार से बता रहा हूं, सीता जब छोटी सी थी 9 माह की, उस उम्र में बस्तर, ये बस्तर कहां पर आता, छत्तीसगढ़ से 22 जून 1994 में वन विहार कहां पर आता है, भोपाल में लाया गया। पुनः सुनिएगा, सीता बाघिन की तस्वीर नेशनल जियोग्राफिकल मैगजीन के फ्रंट पेज पर है। यह प्रश्न आपसे लेबर इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम ने पूछा। हमें समझ में आ गया कि सीता बाघिन, चार्जर, मोहिनी, बिट्टू, बामोडा, ये सब के सब बांधवगढ़ नेशनल पार्क में थे। आपसे पूछा जाए चार्जर पॉइंट किस नेशनल पार्क में है, तो चार्जर पॉइंट भी कहां पर होगा, बांधवगढ़ में होगा। अब दूसरी बात सुनिएगा, वन विहार भोपाल में इसे लाया गया, वन विहार भोपाल में लाने के बाद में इसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, और यहीं पर इसका पूरा जीवन बीता और यहीं पर इसे पाला गया। यह प्रश्न है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना, ओके। अलका, आपका नाम अलका क्यों रखा, अलका आपका नाम अलका क्यों रखा, ठीक है ना। आगे आगे चलते हैं भाई, देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, मादा बाघ सीता के नाम पर, देखिएगा यहां से प्रश्न मिलेगा, मादा बाघ सीता के नाम पर भारत में सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने का रिकॉर्ड दर्ज है। मतलब कि सेल्फी तो नहीं ले सकती थी ये, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि मुन्ना टाइगर को देखने के लिए वहां के लोग 15-15 दिन इंतजार करते थे, उसी तरह से सबसे ज्यादा तस्वीर अगर हम इंटरनेट पर भी देखते हैं तो वो सीता बाघिन की सबसे ज्यादा तस्वीर आती है। तो प्रश्न देखिएगा, कौन सी मादा बाघ के नाम पर भारत में सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने का रिकॉर्ड है, किस जानवर का सबसे ज्यादा फोटो भारत में खींचा गया, क्या प्रश्न लाजवाब है। बाघिन का नाम होगा सीता बाघिन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट पर आए, देखिएगा भाई, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों के
प्रश्न कैसे कैसे बनेगा, 3 चीजें सुनिएगा। आरक्षित निवास के क्षेत्र के लिए पर गौर पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है। ये एनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गया। अब प्रश्न आप सोच रहे होंगे सर कैसा पूछा, पर मैं बताऊंगा कैसे कैसे पूछ सकता है। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा था, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में गौर पुनर्वास योजना किन जीवों के आरक्षित निवास के लिए चलाई जा रही है? किन जीवों के? तो फिर होगा हाथी होगा, फिर आपको वहां से पूछा जाएगा बाघ होगा, फिर शेर होगा, फिर और भी कोई पशु देगा, उत्तर होगा हाथी। अब अगला प्रश्न देगा, वो कहेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? फिर आपको बहुत सारी योजनाएं देगा। वो आपसे कह देगा भाई गजरथ, गज मतलब कि हाथी होता है। अब जैसे ही हाथियों के नाम पर गज पढ़ोगे वहीं ढेर हो जाओगे आप तो। गजरथ पुनर्वास योजना, फिर कहेगा गौर पुनर्वास योजना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गणेश पुनर्वास योजना, ऐसे होता है। अब तीसरा प्रश्न पूछेगा कि हाथियों के पुनर्वास के लिए गौर पुनर्वास योजना चलाई जा रही है, ये योजना किस नेशनल पार्क में चलाई जा रही है? 12 विकल्प है पूछने को। फिर पूछेगा, फिर क्या करोगे? याद रखिएगा भाई ध्यान से, ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि यहां पर हाथियों को संरक्षित करने के लिए दूसरे राज्यों से, दूसरे नेशनल पार्क से हाथी लाए जाते हैं, यहां पर छोड़े जाते हैं, और दूसरे नेशनल पार्क से यहां पर हाथी लाकर इन्हें पाला जाता है, ठीक है ना? सर इन खरगोन वी हैव 20 to 25 बॉयज सिटिंग एंड स्टडिंग वेटिंग टू योर कोचिंग। अच्छा, मतलब आप कोचिंग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। 20 से 25 लड़के हैं जो खरगोन से हैं और वो यहां आकर पढ़ना चाहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपने यही कहा है, ठीक है ना? ओके। वर्ष 2018 में यहां से सुंदरी नामक एक बाघिन था। अब देखिएगा, एक बाघिन हो रही है। सुंदरी नामक बाघिन को ओडिशा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व से यहां पर लाया गया। पुनर्वासित का मतलब क्या होता है? देखिएगा, वास अर्थात रहना, वो कहीं ना कहीं पर तो पहले से रह रही थी। पुनर्वासित का मतलब होता है उसे पुनः से एक नया स्थान मिलना। पुनर्वासित का मतलब ये होता है, ठीक है ना? आगे याद रखिएगा। तो वास का मतलब होता है रहना और पुनर्वासित का मतलब होता है दूसरे स्थान पर लेकर आना। हाथियों का पुनर्वास मतलब कि उन्हें किसी अन्य स्थान से लेकर आना। तो ये याद रखिएगा, हमने कौन सी बाघिन को लाए थे? हमने सुंदरी नामक बाघिन को लाए थे। अब एक प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है और प्रश्न जेल प्रेरी 2018 का है, मतलब सबसे नई परीक्षा, सबसे लेटेस्ट एग्जाम का, और वो परीक्षा जिसकी आप तैयारी में लगे हुए हो, ऐसा प्रश्न पूछा है। ऐसा तो पूछकर वो गलती कर चुका है क्योंकि बाबा शेखावत ने इससे भी ज्यादा डिटेल में और पढ़ चुका है। देखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। प्रश्न यह था कि चरणगंगा नदी किस नेशनल पार्क से निकलती है? क्योंकि याद रखिएगा, मैंने आपको एक और बताया है, याद रखिएगा कि मैंने एक और बताया कि बालगंगा नदी कहां से निकलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने आपसे कहा था बालगंगा नदी कहां से निकलती है, और मैं आपको शनिवार को चर्चा की थी। मैंने कहा था देवास के खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य से निकलती है। मेरी बात का भरोसा नहीं करके बड़ा पछताने वाले हो आप, ठीक है ना? याद रखिएगा, ये खिवनी से निकलती है बालगंगा, और चरणगंगा निकलती है कहां से? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। चरणगंगा नदी से और बांधवगढ़ से अभी एक स्लाइड का प्रश्न और बचा है, ध्यान से सुनिएगा। गणेश आपके नाम में लिखा हुआ, गणेश भूरिया, ठीक है ना? गजेंद्र जी स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ये मैं साइड में होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, लोअर गोई डैम वाले, अच्छा ये बड़वानी वाले की आईडी होगी पक्का, है ना? चरणगंगा नदी मेरे दोस्त बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जिला उमरिया में प्रवाहित होती है, वहां से उद्गम होता है, और मैं बताता हूं इसकी खासियत क्या है, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई विकास वर्मा जी। आगे देखो, नेक्स्ट पर आ जाओ। ये जो लिखा हुआ है इसका प्रश्न देखो और इसकी महिमा समझो। क्या लिखा हुआ है? उमरार नदी, अधियारी झीरिया तालाब, ये जगह का नाम है। आपने प्रश्न आपसे पूछा कि मेरे दोस्त चरणगंगा नदी कहां से निकलती है। आपको हो गई संतुष्टि की मां साहब ने 2 साल पहले पूछा गया प्रश्न बता दिया, पर मां साहब को संतुष्टि दी। जब वो चरणगंगा नदी पूछ सकता है तो चरणगंगा उसकी कौन सी सगी है जो चरणगंगा पूछा?
उसका कल को मन चले तो वो ये पूछ ले उमरार नदी कहां से निकलती है, उसका मन चले तो पूछ ले अधियारी झीरिया तालाब कौन से नेशनल पार्क में, अरे उसका मन चले तो पूछ ले भद्रशिला झील कौन से नेशनल पार्क में है। तब हम क्या करेंगे, हम रटे रटाए थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम जो नहीं पूछा वो आगे के लिए तैयार रहेंगे और ये हम पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो आप, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिएगा ये भी सारे के सारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। तो जिस तरह से मोहन के अलावा चार्जर हुआ, सीता हुआ, मोहिनी हुआ, बिट्टू हुआ, बामोडा हुआ, ये आपने व्हाइट टाइगर के नाम याद करे हैं। मोहन पूछ लिया गया, सीता पूछा है, चार्जर पूछा है, बचा है मोहिनी, बिट्टू और बामोडा। तो ये हमारी कल की तैयारी है। अगर आपसे पूछ लिया गया है चरणगंगा नदी कहां से निकलती है और जेल पेड़ 2018 में पूछा गया है, तो कल के लिए हम तैयार रहें कि उमरार नदी, अधियारी झीरिया तालाब और भद्रशिला झील किस नेशनल पार्क में, ये भी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके भाई। चलो भाई ठीक है, आगे चलिएगा, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बांधवगढ़ का किला है। हाँ, ये तो सरल सी बात है कि बांधवगढ़ में जो किला होगा बांधवगढ़ के नाम से होगा। पर प्रश्न देखना भाई, जो लगभग 2000 साल पुराना है, काफी पुराना किला है, यहां से प्रश्न निकल कर आता है, इस किले में शेषनाग सैया पर विराजमान, शेषनाग सैया पर आपने देखा होगा शेषनाग फन फैलाए और इस तरह से भगवान कृष्ण उस पर विष्णु जी सोए हुए हैं, विराजमान भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है। प्रश्न पूछा जाएगा तब 100% ये सत्याजी शर्मा क्लासेस का ये लेक्चर आपके बहुत काम आएगा, जिसे चट्टानों से काटकर बनाया गया है। चरण गंगा नदी का उद्गम स्रोत भगवान विष्णु के चरणों से ही माना जाता है। अब आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, उसका नाम क्या रखा गया, चरण गंगा। ध्यान से सुनना, हर चीज बता रहा हूं। पुलिस कांस्टेबल 2017 का प्रश्न है और जेल प्रेरी 2017 का प्रश्न है। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए कि क्या प्रश्न पूछा है उससे आगे का पढ़ा रहा हूं मैं। प्रश्न क्या था, ये पूरी लाइन में 4 लाइन में प्रश्न, 1 लाइन का था। प्रश्न ये था कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो बांधवगढ़ का किला है, बांधवगढ़ के किले में कौन से भगवान की प्रतिमा है। तो भगवान की प्रतिमा आपको मिल गई, शेषनाग सैया पर विराजमान भगवान विष्णु। उत्तर तो सिर्फ भगवान विष्णु लिखा हुआ था, पर हमने बताया कि शेषनाग सैया पर विराजमान अवस्था में है। पूछा जा सकता है, अरे उसको जितना पूछना है पूछने दो। कल को पूछेगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में भगवान विष्णु की प्रतिमा किस अवस्था में है, शेषनाग सैया पर है या फिर खड़ी अवस्था में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसे जो पूछना है पूछने दो, हम तो रेडी है, ठीक है ना। ओके, आगे भाई अलीराजपुर आएंगे, बहुत एक समस्या के कारण रुकना पड़ा। 100% अलीराजपुर आएंगे, ये तो हो नहीं सकता कि हम नहीं आएंगे, ठीक है ना। आएंगे, 100% आएंगे, देखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये चरण गंगा देखिएगा, चरण जो चरणों से निकली है, एक आरती में आती है कि चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उस तरह से याद रखिएगा, चरण से गंगा निकली, इस कारण से चरण गंगा कहा गया है। और भगवान विष्णु जो होते हैं, वो स्थान जो होता है वो जिस कहते हैं ना, जिस जगह पर समुद्र में लेटे उसके कहते हैं शेषनाग सैया पर विराजमान गंगा सागर, वो चरण गंगा नदी का नाम इस कारण से पड़ा जाता है। बोलो हाउ। आगे देखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां भी देखी जाती है और बांधवगढ़ क्षेत्र का वर्णन रामायण में मिलता है। ये बहुत पुराना क्षेत्र है, ये जंगल बहुत पुराना है, ठीक है ना। हाया कुरैशी जी, आप लेट नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गए। कलावती जी भावर कह रही सर आप झूठे हो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसी तौहीन मत करो, मैं झूठा नहीं हूं। हाँ, अर्चना जी कह रहे कार खराब हो गई थी, ठीक है। संगीता जी कह रहे हाउ लाइक इट, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। और इट्स राही के नाम से जो आईडी है, हम आपको प्यार से कह रहे हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। आपको वीडियो को रोककर दोबारा देखना होगा, या फिर हाँ, वीडियो को आप दोबारा देखकर भी नोट्स बना सकते हैं। प्रोवाइड हम नहीं करवा पाएंगे, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन वही प्यार से हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ओके।
भूर सिंह जामरा जी का कमेंट्स आ गया है, भूर सिंह जामरा जी का कमेंट्स आ गया भाई, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट पर आइए और अंतिम स्लाइड पर आइए और इसके साथ में बांधवगढ़ नेशनल पार्क को समाप्त करते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड, समझो समझो दादा, कितना डीप में चाहिए आपको क्वेश्चन। एक किताब है जिसका नाम है बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड। इस पुस्तक के लेखक का नाम बिट्टू सहगल है और यह प्रश्न आपको याद रखना है, पूछा गया है बिट्टू सहगल से प्रश्न। इस पुस्तक का विमोचन 12 और 13 जनवरी को 2019 को तत्कालीन मतलब उस समय के केंद्रीय पर्यटन मंत्री अलकांश कन्ननथानम ने किया था और यह किया था भारत भवन भोपाल में। अब आपको मैं प्रश्न देता हूं, आपको लगता होगा कि साहब प्रश्न कहां से आते हैं, तो देखो जिसने परीक्षा दी है, देखो जिसने परीक्षा दी है, ये क्या एमपीपीएससी 2019 जिसका प्री हुआ था 2020 12 जनवरी 2020 को, उसमें नहीं पूछा गया था कि भारत भवन कहां पर है। और जैसे ही भारत भवन का नाम दिया जाता है उत्तर लोग दिल्ली लगाकर आते हैं और दिल्ली तो ऑप्शन में होता ही होता है। तो प्रश्न आप यहां पर बात कर रहे हैं बांधवगढ़ की, मैं प्रश्न आपको दूसरा भी बता दे रहा हूं, बोलो हाँ। तो याद रखिएगा बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड नामक पुस्तक बिट्टू सहगल ने लिखी है और मुझे जहां तक याद है ये 2017 की ही परीक्षा में पूछा गया है। तो भाई साहब इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, हमारी गलती होगी क्योंकि मां साहब ने तो पढ़ाया आपको, ठीक है ना। प्रवीण नरगवे जी बहुत सारी आपको सर्च करने पर मिल जाएंगी और आप पता लगा लीजिए, कोई भी आपको टोल फ्री नंबर पर आपको सारी तरीके अलग अलग कंपनी के आते हैं, अलग अलग शेप में आते हैं, अलग अलग उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, उसके आधार पर कीमत तय होती है। शिवराम मुबेल जी वीडियो में हिल रहे हो, तो मैं वीडियो में नहीं, मैं वास्तविकता में हिल रहा हूं। ये देखो ये हाथ इधर गया, ये हाथ इधर गया, ठीक है ना, ये हिलना डुलना चलता रहता है ऐसे, तभी जाके तो मैं वहां से यहां आ जाऊंगा भाई, है कि नहीं। चलो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए इसे, ठीक है ना। खुद से नोट्स बनाए, पीडीएफ के भरोसे ना बैठे, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो देखिएगा जितने भी प्रश्न बांधवगढ़ से संबंधित हो सकते थे अब आप खुद लगाइएगा टेस्ट अपने घर में बैठकर और तैयारी कीजिएगा। कल मैं आपको, सुनिएगा ध्यान से, कल मैं आपको एक नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको हो सकता है 2 नेशनल पार्क पढ़ा दूं। कल जो भी नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा मैं आपको आज ही कह दे रहा हूं, मैं आपको आज ही कह दे रहा हूं, आज मंडे है, आज की क्लास में जो पढ़ाया सो ठीक है, जो मैं आपको सैटरडे और फ्राइडे में पढ़ाया वो ठीक है, आपको मैं ट्यूसडे मतलब कि कल और पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद में मैं आपका मेरे प्रिय मित्रों वेडनेसडे को टेस्ट लूंगा और टेस्ट लूंगा उन सब नेशनल पार्क का जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कानाकिसली नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसके आगे हो सकता है कि पन्ना नेशनल पार्क और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा नेशनल पार्क पढ़ा दूं। जो भी कल तक पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट होगा। अगर आप रेडी हैं तो आप एग्री करें, ठीक है ना, अगर आप रेडी हैं तो आप एग्री करें, अगर आप रेडी है तो एग्री करें। और आपसे गुजारिश है मेरे दोस्त की वीडियो को लाइक कर दें, आपके वीडियो के लाइक करने पर ही हमें पढ़ाने का मन होता है, वरना हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है, एक कैमरा लगा हुआ है और हम पढ़ाया जा रहे हैं। आप तो घर में और भी बर्तन की आवाज आ रही होगी, मम्मी उधर से बेलन फेंक के मार रही होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुमने कल जो रात को कारनामे किए होंगे, लेट घर आए होंगे, समझ में आ रहा है, दोस्तों के साथ बैठे होंगे, उसकी गाली पिताजी आज सुबह दे रहे होंगे। अरे घर में कुछ तो चल रहा होगा, जीवन में कुछ तो रस होगा, यहां तो बेरस है पूरे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस पढ़ाए जाओ। वो बच्चों से कहो तो बच्चे इंटरेस्ट ना ले, है कि नहीं। असो माँ साहब पढ़ाई रही हो है दादा, अरे माँ साहब की तकलीफ को समझो, हमारी नहीं सबकी तकलीफ को समझो। सभी एजुकेशन वाले चैनल को बिल्कुल लाइक किया करो, गुजारिश है, मेहनत सबकी होती है, सब मेहनत कर रहे हैं, लबक के लाइक करो और उनका उत्साहवर्धन करो दादा। समझ में आएगा आप लोगों को कि कैसे कैसे मेहनत करके पढ़ाई जा रही है। ये कोई भाषण नहीं चल रहा है, ये एकदम प्यार से बता रहा हूं कि जब आप बहुत अच्छा काम करते हो लेकिन आपको हर समय तक ये पता चले कि आपके द्वारा किए गए काम को लोगों ने सराहना ही नहीं दी, तो फिर आपका मोटिवेशन गिर जाता है। आपके भले के लिए आगे बढ़ाओ। रेडी हो सभी, ठीक है ना, ओके। खरगोन भी आएंगे भाई, सुनहरा जिला खरगोन, ठीक है ना, ठीक है भाई, मोस्ट वेलकम, सभी का स्वागत है। चलिए आज के लेक्चर की समाप्ति मैं यहीं पर करूंगा और
कल नए टॉपिक नहीं, नए एक नेशनल पार्क के साथ मैं आपको मिलूंगा इसी समय, यही जगह, यही टाइम, 10 बजे, यही का यही। समझ में आ रहा है? चलिएगा साथी, वीडियो को जाते जाते लाइक करके जाइएगा और इस वीडियो को बाद में भी शेयर कीजिएगा, दोबारा भी देखिएगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है आप सभी को। और मैं आपका साथी रजत सिंह शेखावत आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।